Hello my dear students. Today we will start the standard 8 chapter 3 Indian Constitution. In this chapter we learn about the Constitution of India. Okay? So let's start the new chapter. Now I am going to start new chapter of Indian Constitution. Okay? तो what do you mean of Constitution? Constitution means होता है हमारा संविधान. ठीक है? Indian Constitution means भारतीय संविधान. Okay? चलिए read this chapter. Hallie, Priyanshi and Sachin was watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. ओके बेटा, इसमें क्या है, हैली, प्रियांशी और जो सचिन है वो अपनी फैमिली के साथ 2011 का वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं टीवी पर. तो उनको बहुत इस चीज़ को उत्सुकता हो रही है वो कि दोनों के बीच में जो मैच चल रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि दोनों में से कौन वर्ल्ड कप मैच जीतेगा. तो और श्रीलंका ने जो है इंडिया के सामने एक चैलेंजिंग टारगेट रख दिया है, बहुत बड़ा स्कोर रख दिया है उनको वर्ल्ड कप जीतने का. पर क्या होता है, जो हमारा जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन जो होता है महेंद्र सिंह धोनी, वो अपनी अच्छी बल्लेबाजी से यानी अच्छी बैटिंग से वो वर्ल्ड कप को जीत लेता है. ओके, एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. अब सब लोगों ने क्या किया, इस विक्ट्री का खुशियां मनाई, आनंद लिया. Hallie said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie." अभी इसमें जो हैली है वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मा, जब हमने पहले टीवी पे देखा था इसके पहले वाले मैच में जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था वो टाई आया था. व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है. नीता बेन सेड, हैली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द आईसीसी हैज सिस्टमैटिकली फॉर्मेट रूल्स. नीता बेन कहती है हैली, जो पॉपुलर गेम्स होते हैं क्रिकेट के वो आईसीसी के द्वारा उसमें कुछ रूल होते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से जिसको उस रूल को फॉलो किया जाता है. अ टाई मैच मीन्स दैट बोथ द टीम हैव एन इक्वल स्कोर. इस टाई का मतलब होता है कि दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किए हैं. इवन द गेम लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा. इस तरह से जो गेम्स हैं जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, इन सब गेमों में भी कुछ रूल्स होते हैं. है वो पॉपुलर नेशन, जो कि एक बड़े जो पॉपुलर कंट्री होती है, नेशन होता है, उसमें इस गेम को अच्छे ढंग से उसको रूल को फॉलो किया जा सकता है, उसको अच्छे ढंग से उसको आयोजित किया जा सकता है. वी श्योरली रिक्वायर्ड वेल फ्रेम्ड रूल्स. इसको हम श्योरली रिक्वायर्ड होती है, इसकी मांग होती है इन रूल्स की इस गेम्स में खिलवाने, कहीं किसी विदेश में उस गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. नेक्स्ट है आपका प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू मीन अ प्रियम्बल. प्रियम्बल मीन्स होता है हमारे जो प्रस्तावना. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. अ सिस्टमैटिक completion of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. एक सिस्टमैटिक कॉम्प्लिनेशन को सेट करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं जिससे कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे ढंग से फॉलो कर सके, उस गवर्नमेंट को अच्छे ढंग से चला सके. जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रूल बनाए जाएंगे उससे वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे ढंग से पूरी कंट्री को, उस वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से चला सके. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है. ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो प्रस्तावना के थ्रू के साथ स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन of India is the statement of national goals in such as democracy, socialism, secularism, national unity etc. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो स्टेटमेंट के तौर पे है जिसका कुछ नेशनल गोल्स हैं और उसके एम्स हैं. ओके, सच दैट जैसे कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड. इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की गई थी. इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946. इस पे जो काम शुरू हुआ वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था.
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was formed of prominent and distinguished scholars and leaders। जो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो असेंबली का जो निर्माण हो रहा था उसमें कुछ जाने माने और पॉपुलर स्कॉलर्स और लीडर्स भी शामिल थे। उनकी देखरेख में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता, उसकी रचना की जा रही थी। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फॉरसाइट वाज इनकरप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइड देयर गाइडेंस। ओके, अब क्या बेटा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब निर्माण किया जा रहा था तो इसमें कुछ जाने माने स्कॉलर्स और लीडर्स थे जिन्होंने अपने पॉलिटिकल विजन, पॉलिटिकल राजनीतिक दृश्य से और से इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो उस समय के जो ईमानदार नेता थे, इनकरप्टेड जो नेता थे, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये जो सारे नेताओं के नाम दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा। ओके, इन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। एंड देन फ्रैंक एंटोनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो फ्रैंक एंटोनी थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, एंड एचपी मोदी रिप्रेजेंट कर रहे थे पारसी कम्युनिटी को। ओके, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। फ्रैंक एंटोनी किसको प्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, एंड एचपी मोदी रिप्रेजेंट कर रहे थे पारसी कम्युनिटी को। ओके, द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्णा स्वामी। जो इसमें क्या था, इस कमेटी में बहुत से स्कॉलर्स नेताएं जो थे इसमें शामिल थे, जैसे कि अलादी कृष्ण स्वामी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुमार मुंशी जैसे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स नेता थे वो सब इसमें शामिल थे। देयर वर फीमेल मेंबर लाइक सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा केवल मेल नहीं, इसमें फीमेल भी जो इसके मेंबर शामिल थे, जैसे जो लाइक द सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इलेक्ट होके भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर द वेरियस एस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से जो था, तो देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज जो ये थे टेक केयर करते थे, उनकी देख रेख करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। The drafting committee which was headed by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो बनाया गया था उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए फाइनल शेप। जो भीमराव अंबेडकर थे इस कमेटी के ड्राफ्टिंग मैनेजर, ड्राफ्टिंग उनको अच्छा शेप प्रदान किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। कब फाइनल भीमराव अंबेडकर ने दिया था। टोटल 166 मीटिंग वर हेल्ड बाय द Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days। जो इसमें टोटल कितनी बार मीटिंग हुई थी, इसमें टोटल 166 मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कौन से इसका टाइम पीरियड था, 2 साल और 11 महीने और 18 दिन के अंदर 166 बार मीटिंग हुई थी, तब जाके इस संविधान की रचना की गई थी। ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो कमिटी जो थी इन सारे लोगों की, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसको पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पारित किया, पास किया। विच वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। बट ये लागू कब हुआ था हमारे भारतीय संविधान में, 26 जनवरी 1950 को। ओके, यू सी दिस पिक्चर, मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, ये सारे जो नेता, जो लीडर्स थे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लीडर थे। ओके, इन्होंने ही कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का निर्माण किया था, हमारे जो संविधान की उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। व्हाट इफ देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अगर संविधान ना हो तो क्या होगा। ठीक है, नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री जो है उसका फंक्शन अच्छे ढंग से उसका नहीं चलाया जा सकता विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस मैनी ऑब्जेक्टिव। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें बहुत सारे सर्विस जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेब्स द इथॉस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। It tells about the kind of government our country would have
How to run the administration our country. In a democratic form, a government we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of power by the leaders. ना बेटा इट टेल्स इसमें क्या है ये जो इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेब्स द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रखा गया है जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे इथोस है, हमारे जो कंट्री के जो आइडियल्स हैं उसमें उसकी संरचना की गई, उसमें उसको लिखा गया है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, कि हमारे देश की जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसकी सरकार कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर बिहाफ। अब क्या है, जो हमारा देश का एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो लोकतंत्र राज्य में क्या होता है, जनता के द्वारा हम अपने लीडर, जनता के द्वारा ही जो अपने जो मंत्री होते हैं उसका चुनाव होता है। लीडर जनता के द्वारा ही चुना जाता है कि वो जनता के हित में कार्य कर सके। एंड देन हाउएवर वेयर आर प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द लीडर्स। अब इतना ही नहीं, अब इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये भी प्रावधान है कि अगर कोई लीडर जो है जो अपनी अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है तो उसको भी सजा दी जाती है, उसको भी पनिश किया जाता है। ओके, आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of power by the leaders. ना बेटा इट टेल्स इसमें क्या है ये जो इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेब्स द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रखा गया है जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे इथोस है, हमारे जो कंट्री के जो आइडियल्स हैं उसमें उसकी संरचना की गई, उसमें उसको लिखा गया है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, कि हमारे देश की जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसकी सरकार कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर बिहाफ। अब क्या है, जो हमारा देश का एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो लोकतंत्र राज्य में क्या होता है, जनता के द्वारा हम अपने लीडर, जनता के द्वारा ही जो अपने जो मंत्री होते हैं उसका चुनाव होता है। लीडर जनता के द्वारा ही चुना जाता है कि वो जनता के हित में कार्य कर सके। एंड देन हाउएवर वेयर आर प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द लीडर्स। अब इतना ही नहीं, अब इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये भी प्रावधान है कि अगर कोई लीडर जो है जो अपनी अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है तो उसको भी सजा दी जाती है, उसको भी पनिश किया जाता है। ओके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। पहला फीचर्स हमारा है डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को गवर्नमेंट के लिए चुना है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन के लिए। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स। जनरली क्या होता है बेटा, हमारे जो कंट्री में इलेक्शंस जो होते हैं हर एक 5 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Citizen above the age of 18 are eligible to cast their vote. We cannot imagine democracy without election. हमारी जो कंट्री में जो नागरिक है वो अगर वो 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल के ऊपर की उम्र के हो जाते हैं तो वो वोटिंग देने के अधिकारी बन जाते हैं। और बिना हमारा कंट्री का डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए बिना डेमोक्रेसी से, बिना चुनाव के, बिना लोकतांत्रिक, बिना वोटिंग के हुए हम अपने लीडर का चुनाव नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट इलेक्शन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस डेमोक्रेटिक कंट्री की। ओके, पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले दियर रोल इन इलेक्टिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो यहाँ की जो जनता है पूरी कंट्री की, वो एक रोल प्ले करती है अपने जनता को चुनाव करने में। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन irrespective of his her religion, caste, क्लास और जेंडर। अब क्या है, कोई भी वोटर बन सकता है, कोई भी यहाँ का जो चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर कोई यहाँ पे वोट का, चुनाव में खड़े होने का मताधिकार होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर। जो ये जो चुन के आते हैं तो इनके लिए 5 साल इस पे काम करते हैं
और उसके रूल को फॉलो करते हैं। एवरी सिटीजन इंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑन हिज हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। एवरी जो भारतीय जो सारे नागरिक जो इंजॉय करते हैं अपने फ्रीडम का, उनको धर्म के प्रति जो फ्रीडमता मिलती है, उनके चॉइस के लिए जो मिलती है, दैन वो कुछ भी उनके विचारों की स्वाधीनता होती है, उनके एक्सप्रेशन की स्वाधीनता है, उनके थॉट्स की स्वाधीनता होती है, वो इसके लिए फ्रीडम महसूस करते हैं। वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, इसके लिए उनको कोई पाबंदी नहीं होती है। देन नेक्स्ट है आपका सर्क्युलिज्म। सर्क्युलिज्म a secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of government। सर्कुलर में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म का समर्थन नहीं करती है। सिटीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फेथ, सेक्ट ऑफ द रिलीजन। और यहाँ पे जो नागरिक है उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है, उनके विश्वास को लेके, उनके धर्म को लेके। एवरी सिटीजन इंजॉय द राइट्स फॉलो ऑफ द प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। जो यहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है अपनी चॉइस के अनुसार अपने धर्म को इंजॉय करता है और उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको वो फॉलो कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ओके, रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट, नेक्स्ट अब हमारा रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिपब्लिक मीन्स होता है जो गवर्नमेंट है पावर गेन करती है पीपुल के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वी हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। हम लोगों ने जो गवर्नमेंट लिया वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करती है, विच मीन्स दैट द पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू प्रिविलेज्ड पीपुल, रेदर इट्स accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion और gender। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा चुनी जाती है। तो इसमें जो पावर होता है वो कुछ लिमिटेड पर्सन के हाथ में नहीं होता है। यहाँ पे जो पावर होता है सब पूरी जनता के हाथ में होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी जेंडर का हो। ओके, यू सी दिस कॉलम एंड यू दिस पिक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्टली प्रेसिडेंट एंड देन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड लोकसभा, राज्यसभा। ओके, इस सबका मेन फॉलो है कि किस तरह से इनको इसका प्रोपोगेंडा तैयार होता है, किस तरह से ये फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कमिटियों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अलग अलग कमेटी का गठन किया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है अलग अलग कमेटी। ठीक है, एक्सिक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं हमारे लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देन एक्सिक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये किस में आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जुडिशरी, हाई कोर्ट, देन फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सुबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं हमारे पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। ओके, you see the pictures carefully and do this practice। okay, then next है हमारा फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा गवर्नमेंट का फंक्शन है वो कैसा है। तो फर्स्टली यू सी दिस पिक्चर, रिप्रेजेंटेटिव्स इनेक्ट लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है यहाँ पे, एंड इनेक्ट लॉज, कानून के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं और हमें उसको कानून के ऊपर न्याय पाने का अधिकार भी है। और पब्लिक ओपिनियन, हमारे विचारों की वही यहाँ पे सम्मान किया जाता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर्स मेक लॉज, एक्सिक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉज एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, वो हमारे यहाँ लॉज का निर्माण करता है। और जो एक्सिक्यूटिव जो होता है वो सिविल सर्विस ऑफिसर को हेल्प करता है उस संविधान को लागू करने में। और जुडिशरी होता है वो देखता है कि कौन पीपल उसको सही ढंग से फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से उसको न्याय दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेट फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट मीन्स होता है हमारा संघीय राज्य। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, भारत जो है एक संघीय राज्य है। देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स on which the central or the state government can frame laws।
यहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें और स्टेट गवर्नमेंट के फ्रेम में, ठीक है, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉनकरेंट लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट जारी किए जाते हैं। फर्स्ट में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट होता है। लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द इंटायर नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं पूरे राष्ट्र में माननीय होते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे हमारा जो आधारभूत अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओके, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ हमें अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारत में जो भारतीय संविधान है उसके थ्रू। दैट वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 of November in the year 1949 but was put in use on the 26th January 1950। ये जो अधिकार जो दिए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, ये 26 नवंबर को 1949 को बनाया गया था, पर इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन गारंटी दैट द residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit of the country. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries. इसमें क्या है बेटा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सिटीजन्स के यहाँ कुछ नागरिक को गारंटी रहती है कि यहाँ पे वो कोई जहाँ भी वो लोग रहते हैं, जिस भी जगह में रहते हैं, भारत के जिस भी ज़मीन में रहते हैं, वहाँ पे वो पीसफुली शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं होता, उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। एंड लॉन्ग द इनहेबिटेड द कंट्री, इसमें ये स्वतंत्रता होती है उनको उस देश में रहने की। The individual fundamental rights of Indian citizens are almost time similar in the all democratic countries. जितने भी जो लोकतांत्रिक राज्य जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज हैं, उसमें मोस्टली ये फंडामेंटल राइट्स का ही प्रावधान है। ओके, द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इंक्लूड द फॉलोइंग। जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन को, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को लागू किया उसके बारे में है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के प्रति समानता का अधिकार है हमें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति हमें फ्रीडम है, हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम टू एसोसिएशन एंड द पीसफुल असेंबली, हम कहीं भी अपनी एसोसिएशन या पीसफुल असेंबली को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हमें स्वतंत्रता है अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों को रखने की। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और इसके अलावा अगर हमें संविधान में रिमाइंड्स करना है प्रोटेक्शन के लिए सिविल राइट्स के थ्रू, तो हमें वो भी अधिकार मिले हैं फंडामेंटल राइट्स में। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। ओके, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।